जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और मंडी शुल्क को प्रदेश में आधा किया गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है और डिजिटल लेन देन में प्रदेश आज देश में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 2,62,00,000 किसानों के खातों में सीधे रुपए भेजे जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि युवा उद्यमी विकास की नई स्कीम अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। पहले चरण में 5 लाख तक का ब्याज ऋण मुक्त मिलेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार प्रोत्साहन कोष के माध्यम से युवाओं के लिए ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर कल 8.25% तय कर दी है। यह पिछले 3 साल में सर्वाधिक है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में EPFO के केंद्र न्यासी बोर्ड की 235वीं बैठक में 2023-24 के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। CBT ने 2023-24 के लिए सदस्यों के खाते में EPF संचय पर 8.25% की वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। लिफ्ट यात्रियों का जोखिम बीमा भी जरूरी है। कल प्रदेश में अब निजी व सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने वाले बिल्डरों, भवन स्वामियों को लिफ्ट में यात्रा करने वाले लोगों के जोखिम को कवर करते हुए बीमा कराना आवश्यक कर दिया गया है। किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें मुआवजा भी देना होगा। लिफ्ट स्वामी को सरकार द्वारा तय किया गया मुआवजा पीड़ित व्यक्ति को देना होगा। अगर संचालक द्वारा मुआवजा देने में देरी की जाती है तो उसकी वसूली राजस्व बकाये की भांति की जाएगी। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 में किए गए हैं। इस विधेयक को कल प्रदेश विधानसभा में पास कर दिया गया। इस संबंध में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पेश करते हुए इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पुरानी लिफ्ट के संबंध में तकनीकी संसाधन जुटाने की जरूरत है, तो ऐसे लिफ्ट संचालकों को 30 महीने का समय मिलेगा। लिफ्ट एवं एस्केलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस का लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इमरजेंसी घंटी, पर्याप्त रोशनी, CCTV कैमरे और संवाद प्रणाली भी लगानी पड़ेगी। लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर लिफ्ट के अंदर प्रदर्शित भी करना होगा। लिफ्ट संचालक अथवा स्वामी को 1 वर्ष में 2 बार अनुरक्षण के संबंध में मॉक ड्रिल भी करनी आवश्यक होगी। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि लिफ्ट और एस्केलेटर पर कभी कभी जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनको जोखिम होता है और कुछ दुर्घटनाएं भी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होने की तैयारी की जा रही है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। चंद्रमा पर 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की भारत की महत्वाकांक्षा योजना भी सही दिशा में बढ़ रही है। यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक ने कल कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने और 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज चैलेंज के पहले ही दिन कार्लसन और लिरेन को मात दी। पहली बाजी हारने के बाद भी जबरदस्त उनकी वापसी हुई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुंगेश के एक ही दिन में 1 घंटे के भीतर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को मात देकर तहलका मचा दिया। तमिलनाडु के 17 साल के गुंकेश ने
कल शुरू हुए शतरंज चैलेंज के पहले दौर में इन दोनों धुरंधरों को मात दी। इससे यह युवा भारतीय जर्मनी के विंसेंट कैमर के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर अब इस समय चल रहा है। 3 दशक बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अब लौटी है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण भारत में 18 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने कल दिल्ली में बताया कि इस सत्र के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह सौंदर्य प्रतियोगिता लगभग 3 दशक के बाद भारत देश में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता की शुरुआत नई दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के द ओपनिंग सेरेमनी और इंडियन वेलकम्स द वर्ल्ड गाला के साथ होगी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 9 मार्च को ग्रैंड फिनाले के साथ संपन्न होगी और इसे दुनिया भर में देखा जाएगा। यह प्रतियोगिता देश में मंडपम स्थित नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया मार्ले ने कहा है कि भारत के प्रति उनका यह प्रेम किसी से छिपा नहीं है। यहाँ 71वां मिस वर्ल्ड फेवरिस्ट का होना उनके लिए बहुत मायने रखता है। एंटीबायोटिक दवाएं बहुत लोग लेते हैं और इन पर जो शोध हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि 90% एंटीबायोटिक दवाओं का असर बेअसर हो रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं ने अब काम करना बंद कर दिया है। 90% एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही हैं। अंधाधुंध प्रयोग का नतीजा है कि अब क्रिटिकल मरीजों के लिए भी एंटीबायोटिक नहीं बची हैं। शेष 10% जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है और ये एक अध्ययन के मुताबिक देश में बीते 10 सालों में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग प्रति व्यक्ति 30% बढ़ा है। एंटीबायोटिक के गलत प्रयोग को रोकने और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। ICMR ने ICU के लिए विशेष गाइडलाइन तैयार की है। इन्हें मिलाकर अब नेशनल एक्शन प्लान 2 आने वाला है। इसके 5 बड़े कारण हैं कि ये एंटीबायोटिक बेअसर क्यों हो रही हैं। एक तो डायग्नोसिस सही नहीं है। जांच के बिना एंटीबायोटिक लेते हैं और यह जाने बिना कि संबंधित रोग में इसकी ज़रूरत है या नहीं तब भी लेते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जल्दबाजी में मरीज जल्दी ठीक होने के चक्कर में तीमारदार भी दबाव डालते हैं, तब डॉक्टर मजबूरी में एंटीबायोटिक लिख देता है। और तीसरी चीज़ है, ये जो फार्मा कंपनी हैं, ये डॉक्टरों केमिस्ट पर फार्मा कंपनियों का दबाव है। वह टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टरों को लालच दिया जा रहा है। और चौथा कारण है ओवर द काउंटर सेल, यानी सीधे केमिस्ट पर इनका मिलना और बिक्री होने पर मरीज खुद ही मेडिकल स्टोर पे चला जाता है और एंटीबायोटिक खरीद के उसका प्रयोग कर रहा है। और 5वीं चीज़ है हमारा खान पान, यानी कृषि उत्पाद, फिशरी मीट, सब्जियां आदि में भी बहुत एंटीबायोटिक का प्रयोग बढ़ रहा है और कुल मिलाकर के वो भी सबके शरीर में ही जा रहा है। तो इस बार परीक्षार्थियों के लिए हर जिले में बोर्ड की परीक्षाओं में हेल्पलाइन शुरू होगी। प्रदेश में 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा के दौरान बोर्ड परीक्षाओं के तनाव व मानसिक दबाव को कम करने व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग हर जिले में एक हेल्पलाइन शुरू करेगा। 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा को समाप्ति तक यह हेल्पलाइन चलेगी। इसमें विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्री विद्यार्थियों व उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अब सोमवार से प्रदेश के परिषदीय विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलेंगे, यानी कि कल से। शासन ने मौसम खुलने के साथ ही स्कूल का समय भी पूर्व निर्धारित समय पर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहले कड़ाके की ठंड को देखते हुए 23 जनवरी से परिषदीय विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि 12 फरवरी से परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालय पूर्व में तय किए गए समय यानी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक अब संचालित किए जाएंगे। हरदोई में रोज 40 किलोवाट बिजली का उत्पादन करेगा ITI। समय से सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर ली गई तो अतरौली ITI रोज 40 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे संस्थान को बिजली बिल के खर्च और कटौती में छुटकारा मिलेगा और परीक्षार्थियों को भी बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। हरदोई में कूड़ा निस्तारण के लिए 39 गांवों को RRC मिली है। गांव में साफ सफाई को बढ़ावा देने और घरों और सार्वजनिक स्थलों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए 39 और गांव में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनवाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। इससे कूड़ा निस्तारण में निकलने वाली प्लास्टिक, लोहा आदि कचरा पंचायत की
आमदनी का जरिया भी बनेगा। हरदोई में मेडिकल कॉलेज खुल जाने के बाद भी यहाँ पर अभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सीटी स्कैन मशीन फिर से खराब हो गई है और ऐसा 7 माह में चौथी बार हुआ है। एक तो बिजली की आवाजाही यानी कि कटौती की वजह से सीसी स्कैन मशीन का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। और हरदोई मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले से ही यहाँ जिला अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर सीटी स्कैन मशीन लगवाई गई थी और यहाँ मरीजों का निःशुल्क सीटी स्कैन भी होता रहा, लेकिन फिलहाल इस समय मरीज परेशान हैं। सीबीआईसी ने फर्जी जीएसटी समन प्राप्त करने वाले धोखेबाज के प्रति आगाह किया है और करदाताओं से जीएसटी अधिकारियों से मिलने वाले किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करने को कहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने हाल ही में पाया कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति करदाताओं को फर्जी समन भेज रहे हैं। ये समन ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो डीजीजीआई की जांच के दायरे में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यानी कि करदाताओं को ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना है। सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए अब तक 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया है। ये मोबाइल नंबर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे। दूरसंचार विभाग ने थोक एसएमएस भेजने वाली 35 लाख प्रधान इकाइयों का विश्लेषण किया। इनमें से दुर्भावनापूर्ण एसएमएस भेजने में शामिल 19,776 इकाइयों को काली सूची में डाला गया है। 500 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और 3.8 लाख सिम भी इस फर्जीवाड़े में ब्लॉक किए गए हैं। हरदोई में सरकारी हो या निजी उदासीन विद्यालयों से अब अनुमन्य सुविधाएं उनसे छीन ली जाएंगी। सरकारी हो या निजी 14 फरवरी तक यूडाइस पोर्टल पर छात्रों से संबंधित डाटा की फीडिंग पूर्ण न करने वाले विद्यालयों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा दी जाएगी। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन से लेकर छात्रों को यूनिफॉर्म सहित अन्य सुविधाओं के लिए मिलने वाले बजट पर रोक लगा दी जाएगी, तो वहीं निजी स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हरदोई में परिषदीय विद्यालयों के 4.5 लाख छात्र छात्राओं के भोजन को लेकर करीब 3 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। यह राशि मिड डे मील के परिवर्तन लागत के रूप में जारी की गई है। प्रधानाध्यापकों ने राहत की इससे सांस ली है। बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह के अनुसार 3,578 विद्यालय परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील संचालित है। इनमें करीब 4.5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं, जबकि उपस्थिति रोजाना करीब 3.5 लाख बच्चों की रहती है। तो योजना को लेकर परिवर्तन लागत की राशि नवंबर माह के लिए इन विद्यालयों को 3 करोड़ 64 लाख 77 हजार रुपए जारी कर दिए गए हैं। राशि विद्यालयों के खातों में 15 फरवरी तक पहुंचा दी जाएगी। हरदोई में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर तैनात होने वाले स्टाफ की कुंडली भी अब खंगाली जा रही है कि बोर्ड ने इस संबंध में जारी गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि कोई परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी करके अपने बेटे या बेटी को नकल न दिलवा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश के तहत कहा गया है कि यदि परीक्षा केंद्र पर उसी विद्यालय के किसी अध्यापक, कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्था का पाल्य परीक्षा में शामिल हो रहा है कोई उनका बच्चा, तो उस स्थिति में उसे परीक्षा ड्यूटी से विरत कर दिया जाए और उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में एक बार फिर से समाज कल्याण विभाग नगरीय व ग्रामीण अंचलों में रहने वाले युवक युवतियों का विवाह कराया जाएगा। इस योजना के जुड़े आवेदन सत्यापन के लिए बीडीओ व ईओ को कार्यवाही के लिए भेज दिए गए हैं। जैसे ही सभी आवेदन की स्थलीय जांच हो जाएगी, उसके बाद ही इनकी शादी का व्यवस्था की जाएगी। हरदोई जिले में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें कई जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां प्रशासन ने आज कर रखी हैं और साथ ही साथ पुलिस भी सभी केंद्रों पर मौजूद है। कल मुख्यमंत्री से हरदोई के मंत्री, विधायक मिले और उनके सामने हरदोई की अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को रखी। लखनऊ में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित लखनऊ मंडल के विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से भेंट वार्ता में जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की और कई स्थानीय मामलों को रखा। सबसे ज्यादा सवायदपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने क्षेत्र के शैक्षिक, ढांचागत और आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे।
और विधायक रानू ने बताया कि इस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए हैं। सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों के निर्माण, शासन में लंबित हरपालपुर को नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति, सवाईजपुर क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज, हरपालपुर और श्री मऊ और बरवन में ITI की स्थापना की उन्होंने मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना, सवाईजपुर, मैकपुर, दहेलिया, तिथिगांव, कैखाई, बमटापुर, अरवल सहित कई प्रमुख स्थानों पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव भी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। उन्होंने क्षेत्र में फसल अवशेष से बायोगैस बनाने के संयंत्र स्थापित कराने, आयुष अस्पताल बनाने, मिनी स्टेडियम की स्थापना की मांग भी की है। इस दौरान शाहबाद क्षेत्र की विधायक और राज्य मंत्री रजनी तिवारी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल, विधायक प्रभाष कुमार, विधायक अलका आर्कवंशी और MLC अशोक अग्रवाल भी मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान मौजूद रहे। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।